इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी और आज दिन मंगलवार, और मंगलवार को हम लाए आपके बीच में फोन इन, यानी एक विषय जो मौसम परिस्थिति के हिसाब से जरूरी है, और आप उस विषय के बारे में सीधे ही हमारे स्टूडियो से फोन के माध्यम से अपने जो प्रश्न है उनका समाधान पा सकते हैं। आपको जो है हमारा जो फ़ोन नंबर है 01744 221 322, इस पे फ़ोन करना है जो निःशुल्क है, और हम आपके प्रश्न को जो है हमारे विशेषज्ञ तक पहुंचाएंगे जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आपको बता दें कि जो फ़ोन नंबर है एक बार फिर 01744 221 322। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा फसल अवशेष प्रबंधन व पर्यावरण सुरक्षा। विषय एक बार फिर बता दें, फसल अवशेष प्रबंधन व पर्यावरण सुरक्षा। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर सतीश कुमार, जो उप मंडल कृषि अधिकारी हैं यमुनानगर के अंदर। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। भाइयों से प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें। तो चलते हैं लेके आपको सीधा स्टूडियो में। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार। इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। और आज का फोन इन के लिए जो हमारा नंबर रहेगा किसान भाई वो नोट कर लें, 017 44 221 322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज का हमारा फ़ोन इन का विषय है फसल अवशेष प्रबंध व पर्यावरण सुरक्षा, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सतीश कुमार जी, एसडीओ उपमंडल कृषि अधिकारी यमुनानगर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। वीरेंद्र भाई, आपका भी और कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भाइयों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा आप जानते हैं कि भाई खरीफ की जो फसलें अब धीरे धीरे जो है वो तैयार हो रही हैं जी। हाँ, जो अगेती थी या समय की बिजाई थी उनकी कटाई भी किसान भाई करने लग रहे हैं, और इस वक्त सबसे अहम फसल है धान की फसल जी। तो धीरे धीरे किसान भाई कटाई करने लग रहे हैं और मंडी में धान पहुंचा रहे हैं, और इसके बाद अगली फसल की भी तैयारी वो करेंगे जो अगले मौसम की लेनी। तो ऐसे में एक प्रश्न उठा है, खेत तैयारी के दौरान किसान भाइयों को कई समस्याएं आती है। जैसे पहली फसल है, उसके अवशेष हैं, फन्ने कहते हैं, वे खड़े हैं खेता में, कई काटते हैं, कई जलाते हैं जी। तो इस तरह के अपने अपने तरीके। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठा है कि फसल अवशेष प्रबंध है क्या? देखिए वीरेंद्र भाई, जो हमारे किसान ने फसल उगाई और उसका जो भाग उसने मंडी में बेच दिया जी, आमतौर पे अनाज मंडी में बिक गया, और उसके बाद जो उसका स्टेम रह गया, पौधे का जो तना रह गया, जड़ रह गई, वो उसके फसल अवशेष हो गए। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक फोन कॉल जी। हेलो। नमस्कार साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? जय भगवान। जय भगवान जी। गांव का नाम? गांव कैमला। गांव कैमला, जिला करनाल। कैमला जिला करनाल से। जय भगवान जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, अपना प्रश्न करें। साहब, ये है कि हम यहाँ करनाल जिले में जीरा लगा सकते हैं क्या? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही जय भगवान जी। जीरा लगा सकते हैं? जीरा की खेती आप कर सकते हैं करनाल जिले में, मतलब समय जी। जय भगवान जी। हाँ जी। हेलो, वैसे आज का हमारा विषय है फसल अवशेष प्रबंध के बारे में। तो डॉक्टर साहब, वो तो मैंने गिरधारी भाई से बता दिया, गिरधारी भाई का लगा, डॉक्टर से बात कर लो। अच्छा, तो चलिए डॉक्टर साहब, जीरा की खेती करना चाह रहे हैं जय भगवान जी?
इसके लिए आपको हरियाणा में सिर्फ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जो औषधीय पौधे वो का एक अलग से विभाग बना रखा है, वहाँ संपर्क करना चाहिए। हाँ वहाँ का कोई हाँ फोन नंबर है हाँ, सर? फोन नंबर तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का है ही है। और क्या नाम, उस वैसे भी जो आपकी मिट्टी वगैरह की रिपोर्ट साथ लेके जाना, उसी के आधार पे वो अपनी सिफारिश देंगे कि आपकी मिट्टी इस लायक है या नहीं। या जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या है, अपना नजदीकी वहाँ कृषि संपर्क विज्ञान केंद्र में संपर्क करें, वो आपको उस वैज्ञानिक का पूरा एड्रेस भी दे देंगे। ठीक है सर, शुक्रिया, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात करें फसल अवशेष प्रबंधन पे, तो जैसा आपने जिक्र कराया कि भाई फसल तो उठा ली, दाने तो हमारे लिए आ गए, और जो उसका नीचे का हिस्सा रह गया, तना रह गया, वो खेत में रह गया, उसका कैसे प्रबंधन? देखिए वीरेंद्र भाई, भारत में 60 से 70 करोड़ टन तक अवशेष होता है। अगर फसलों का अगर 50 करोड़ टन फसल होती है तो 60 करोड़ टन उसके अवशेष भी हैं साथ साथ। जी। लेकिन इसके बारे में अपनी विचारधारा ही बदलने का समय आ गया है। जब ये पहले हमारे ऊपर बोझ थे, अब ये हमारी कमाई का साधन है। इसका हमने जो मैनेजमेंट किया, उससे इसके गुणों का भी पता लगा जी। पहले तो ये था कि ये कबाड़ है, जबकि अगर मैं अब इस पे रोशनी डालूं तो इसमें 25% तक नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है फसल अवशेषों में, और पोटाश तो 75% तक होता है फसल अवशेष। हाँ जी। और अगर हम 1 टन 1000 किलो अवशेष लेते हैं तो उसमें 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलती है। डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रहेगी। एक फोन कॉल। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम? रामचंद्र सर, मैं रायपुर उड़ान जिला करनाल से बोल रहे हैं। रामचंद्र जी, रायपुर उड़ान से आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। सर, ये जो मशीन है जो फन्ने वो गट्ठे बंदा, वो मिल रहा है नहीं सर? 1 महीने का टाइम हो दे। बेलर की बात कर रहे हो? हाँ जी। तो आपके एरिया में कम होगा, लेकिन ऐसे भी एरिया हैं जो वो कह रहे हैं कि भी हम खाली खड़े हैं। यमुनानगर में आज भी 2 किसान आए थे, भी हम बेलर कैसे चलाएं, हमारे बेल्स की व्यवस्था कर दो। तो ये एरिया वाइज है। आप पेहवा एरिया में आओ, निगदू एरिया में जाओ, देखो कितने बेलर चल रहे हैं और कितना माल उठ रहा है। तो ये आपके लोकल लेवल की समस्या है। और सुनो, तो बाहर से आओ जी आपने? नहीं, आपने 14 अगस्त से पहले अप्लाई करते, बेलर आपको भी दे देते। हरियाणा की सरकार की स्कीम है, 50% पे अकेले किसान को दे रहे हैं, 80% पे सोसाइटी को दे रही है। आज से नहीं दे रही, 4-5 साल से दे रहे हैं। अच्छा, मोल मिलता है सर? हाँ, मोल मिलता है। हाँ, खरीद भी सकते आप हैं। 18 लाख रुपए के करीब कॉस्ट है, या छोटा ले थोड़ा तो 16 लाख का है। उसमें से अगर अकेला किसान ले तो वो 50% पे 9 लाख में मिल जाता है, और अगर सोसाइटी ले फिर तो और भी सस्ता पड़ेगा। सिर्फ 4 लाख ही देने हैं, 3,60,000 ही देने हैं उसने। 14.5 लाख सब्सिडी है। हाँ जी, फिर तो करना पड़ेगा। बहुत समस्या हो रही सर। नहीं, कोई समस्या नहीं, आप धीरज रखो। ये अभी जो हम ये कुरुक्षेत्र का पेहवा का एक एरिया है, इसमें आपके एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पातड़ा से, पंजाब साइड से आ रहे होंगे। वो 2-4 दिन में इधर का लोड खत्म हो जाएगा, फिर वो आपकी तरफ ही आएंगे। लेकिन आप दूसरे के सारे क्यों रहते हो? आधे रेट में गवर्नमेंट या 25% पे या 20% पे माल दे रही है, दिलवा रही है आपको। तो आप अपनी सोसाइटी बनाएं, रोजगार का रोजगार मिलेगा, और बच्चों को रोजगार मिलेगा, और आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। ठीक है सर, ये तो और बल्कि दूसरों को भी जागरूक करें इस बारे में कि जो और भी अपनी सोसाइटी या किसान भाई लेना चाह रहे हैं, उसका फायदा लें। आपका किसान का क्या नाम, मेरे ध्यान नहीं, चलो जो मैं तो ये, हाँ देखो, अभी ऐसे किसान भी इस क्षेत्र में आ गए हैं जिनकी खुद की जमीन आधा एकड़ है, और 4 बेलिंग मशीन है उनके पास, सोसाइटी बना के उन्होंने ले रखी है। ठीक है सर। उन्होंने इसको अपना रोजगार का साधन बनाया है। ठीक है। फिर भी कोई समस्या है तो आपके नीलोखेड़ी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस है, उनके पास सारी लिस्ट है कहाँ बेलर अवेलेबल है, और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका फोन नंबर या उनका जानकारी दे देंगे, उससे फिर आपकी समस्या का हल काफी हद तक हो सकेगा उसमें। नहीं, ठीक है सर, वहाँ तो पहुँच जाऊंगा। हाँ, ये एरिया वाइज समस्या है। किसी एरिया में तो बेलर वाले के पास काम कम है, और किसी में बेलर कम है। हाँ, ये अलग क्षेत्रों में एक दूसरे के सहयोग से, संपर्क से ये समस्या हल हो जाएगी। और काफी मात्रा में फसल अवशेष प्रबंधन डॉक्टर साहब चल रहा है आज। बिल्कुल जी, और मैं तो राय दूंगा कि अगले साल अपनी सोसाइटी बनाओ और अपना बेलर ले, इसको रोजगार भी बनाओ। पहले अपने काटो, फिर लोगों के। जी, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने कि किसान भाई अपनी सोसाइटी
बना करके भी जो फसल अवशेष प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं उनको लेस कहें, खुद भी अपना काम करेंगे और उसके अलावा कमाई का साधन भी उनका बनेगा और दूसरे लोगों को रोजगार भी देंगे अपने साथ जोड़ कर। और जैसी हम बात कर रहे थे कि भाई इसमें फसल अवशेष प्रबंधन में जो है जो बीच में बात रह गई थी वीरेंद्र जी के भाई पहले ये मिथ थी कि ये तो कोरे बोझ है, अब ये कोरे बोझ नहीं है, इसमें आमदनी का साधन है। हाँ, आमदनी का साधन है। और 1 टन इसके धान के फनों में 5.5 किलो नाइट्रोजन है, 2.5 किलो फास्फोरस है, 2.5 किलो पोटाश है, और सबसे बड़ा 400 ग्राम कार्बन है, ब्लैक कार्बन। हाँ, जैविक कार्बन जिसको बोलते हैं। अब अगर किसान इसके फायदे देखे तो ये फायदे हैं। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल है। हेलो हाँ जी, आवाज नहीं आपकी आई फोन में जी? हाँ जी हाँ, आपका नाम? मैं इंद्राज गाँव नागल से जनाब। इंद्राज जी गाँव नागल से। इंद्राज जी आपका स्वागत है, प्रश्न करें अपना। प्रश्न अवशेष के ऊपर है जी। पिछले साल तो हमने जी पलटा फरवा कर दबवा दे नीचा। अच्छा, तो खेत में बहुत गहराई में गया जी, तो मिट्टी जो है ना नीचे तो लाल निकली, उसमें अगली फसल बहुत मुश्किल से पैदा हुई जी। और फिर कूल नहीं कटी जी, 4 व्हीलर से कूल कटवानी पड़ी, बड़ा किराया लगा जी। नहीं तो इस साल है जी मेरा ये गठ बंधवा लें, हमारे गाँव में है मशीन। बिल्कुल गांठ बंधवाए और 1000 रुपये एकड़ किसान सरकार की योजना का आपने मेरी फसल मेरी ब्यौरा पे जरूर रजिस्ट्रेशन कराया होगा। अब उसी में जाओ, उसी जगह पे जहां से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, CSC से करवाया या आपके किसी बच्चे ने कराया, उसमें एक नई खिड़की खुल गई होगी कंप्यूटर में जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन के नाम से आया होगा, उसमें भी टिक कर दो तो आपको 1000 रुपये प्रति एकड़ इसका किराया खर्चा जो भी लाभ योजना का फायदा आपको मिल जाएगा। इस पर खर्चा तो 3000 रुपए किला होगा जी, 2000 कटाई के 1000 फिर मजदूरी ट्राली ला देंगे। नहीं जी, ये क्षेत्र वाइज अलग अलग है। ऐसे भी क्षेत्र है जिसमें बेल बनाने वाला, जैसे पेहवा के पास 2 प्लांट लगे हुए हैं, एक बिजली का प्लांट लगा है, एक गत्ते का प्लांट है। वो आपसे कुछ नहीं लेते, वो उनकी जिम्मेवारी, आपने सिर्फ कटर मरवा के देना। कभी तो वो कटर भी नहीं मरवाते, कई अपने आप लोग कहीं। तो ये जरूरत के हिसाब से है। आप निगदू क्षेत्र में जाएं, देखें क्या कितनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। हर निगदू के पास जाओ, हर सड़क पे इंडस्ट्री सिर्फ इसी की मिलेगी आपको, फन्ने ही फन्ने बिकते मिलेंगे। तो ये क्षेत्र वाइज है। अगर आपके क्षेत्र में कभी अभी बेल्स वगैरह का सिस्टम कम है तो अगले साल और अगले साल तक ये बहुत मशहूर हो जाएगी ये सारी चीज, और आप इससे कमाई शुरू कर दोगे। तो ठीक है सर, ठीक। अच्छा जी इंद्राज जी, तो ये बात आपने सही कही कि एक उद्योग के रूप में जो है फसल अवशेष प्रबंधन जो है काम कर रहा है और किसान भाई भी उससे जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इसका ले सकेंगे। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी एक मौसम की जानकारी के बाद। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 88 और 29% रही। हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 7 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान में कोई बदलाव न होने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने और आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम खुश्क रहने और आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है, आपसे निवेदन है आप अपने फसलों में सिंचाई, छिड़काव और कटाई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, खरीफ फसलों की कटाई के बाद और रबी फसलों की बुवाई से पहले आप अपने खेत की मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित संस्थान से अवश्य करवा लें। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन पे, और जैसा आपने बताया कि जो फसल अवशेष हैं वो एक बहुत अच्छा साधन है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में भी वो अपना योगदान देंगे यदि हम उसको खेत में ही दबा रहे हैं या इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो बीच में बात रह गई थी कि भी इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, इसकी मैंने मात्रा आपको बता दी, लेकिन ये किसान प्राप्त कैसे करे? इसका सीधा सा एक ही है कि इन फनों को
मिट्टी के अंदर ही दबाए, मिट्टी के अंदर, जैसे किसान भाई कह रहे थे मिट्टी पलटर से दबा दिए थे नीचे। वो इस बार कह रहे हैं, अगली बार वही किसान ये कहेगा कि आज तक मुझे उसका फायदा मिल रहा है, लंबे समय तक फायदा मिल रहा है, क्योंकि वो कार्बनिक मटेरियल जो ब्लैक कार्बन जो जान होती है खेत की मिट्टी की वो उसमें अब बन जाएगी। ठीक तो उसको उसका और अगली फसल के लिए जैसे नई मशीनें आ रही हैं, सुपर सीडर वगैरह, सीधा जो है फानों के साथ ही बिजाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा, अब मशीनें आ गई हैं और सारे काटने के चॉपर आ गया, कटर आ गया जी, और सब ये स्लैशर आ गया। और जब 2 साल पहले जो ये मशीन आई है नई सुपर सीडर जी, ये बिल्कुल कामयाब है। इसमें एक टाइम में ही सारा कुछ हो जाता है, फन्ने भी बीच में मैनेज हो गए और बिजाई भी साथ ही हो जाती है। और बड़े पैमाने पे विभाग द्वारा इसको किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में भी 500 से ज़्यादा के करीब सुपर सीडर हम दे चुके हैं, और इस साल जितने उन्होंने अप्लाई किया उनको भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। यानी किसान भाई इसका फायदा उठाएं, इस स्कीम का जो आ रहे हैं, और जो फसल अवशेष प्रबंधन में एक समय भी बचेगा डॉक्टर साहब, और साथ साथ जो है ईंधन की भी बचत होगी, पैसा भी बचेगा। और लेकिन अगर किसान हमारी जो अपील है उसको दरकिनार करके और अपने हिसाब से इनको मैनेज करेगा, इनका इलाज करेगा, तो वो क्या करेगा, वो इनमें आग लगाएगा जी। और आग एक तरफ तो अगर वो दबाता तो उसको ये अनमोल खजाने मिलने थे, लेकिन अगर वो जलाता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, 1 टन में उसको 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी इस फोन कॉल के बाद। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? बलदेव सिंह सारसा जी। बलदेव सिंह जी सारसा से। बलदेव सिंह जी, फसल कैसी है, कटाई शुरू कर दी? हाँ जी, कटाई जी। अच्छा, तो क्या मोटी 15 मोटी थी। अच्छा, हाँ, वहाँ सुती लगा रहे किला। ठीक, तो अपना प्रश्न करें अब। हाँ, डॉक्टर साहब से बात करनी थी, अगले फसल कैसे करनी है। अच्छा, कि भाई एक फसल उठा करके अब धान की अगली फसल कौन सी लेना चाह रहे हैं? हाँ, यही तो बात पूछ रहे हैं, कौन सी सही। अच्छा, डॉक्टर साहब बलदेव सिंह जी हैं सारसा से, एक फसल अब धान की उठा ली और कुछ उठानी रह रही, तो अगली फसल क्या अभी सलाह ले रहे हैं कि कौन सी फसल? बलदेव सिंह जी, अभी सरसों का पूरा टाइम चल रहा है, आलू का पूरा टाइम है, और आने वाले अक्टूबर के नवंबर के पहले हफ्ते में या मतलब 1 तारीख से आप गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। तब तक आप कटर से अपने फाने कटवा के और सुपर सीडर से उसमें डलवा लो। अगर थोड़ी ज़रूरत पड़ती है पानी दे के उसमें यूरिया भी डाल के उनको गला सकते हो, और वो पूरा खेत आपका फिट तैयार हो जाएगा गेहूं के लिए। अच्छा, बेलर से वो ले गए फिर तो हाँ अपने ठीक है, वो भी एक इनको निपटाने का एक तरीका है। वो फिर उद्योग में चले जाते हैं, इंडस्ट्री में चले जाते हैं ये फाने। तो जैसे कई तरह के काम, जलाने के काम, जहाँ इंडस्ट्री में जलाने की आग की ज़रूरत है, ईंधन का काम करते हैं, जहाँ पैकिंग की ज़रूरत है वहाँ पैकिंग का काम करते हैं। लेकिन अब आप अपने खेत आपके बिल्कुल अगली फसल के लिए आपके पास है, आप उनमें तैयारी कर ले। एक आधा टिलेज ऑपरेशन भी एरो से, टिलर से, जो भी आपने करना है, प्लेवा कर ले, अपना तैयार करके रख ले, अगली फसल के लिए तैयारी शुरू कर दे। हाँ, तो आलू के लिए आजकल का टाइम सही है, आप अपने तैयार कर लो। वो बेल से आपके फाने तो खत्म हो ही गए, अब इसको तैयार करके अपना आलू लगा लो। आलू के बाद हाँ, आलू के बाद देख लेना फिर आपने क्या। वो आपके ऊपर निर्भर है, आप आलू गेते पड़ोगे या पछेते पकाओगे या कच्चे बेचोगे, तो फिर आपके पास और ऑप्शन शुरू हो जाएंगी, मक्की वक्की हो जाएगी, सूरजमुखी, देख लेना। वो आप उसके अनुसार समय के अनुसार अदल बदल फसलें कर सके, ठीक है ना। तो एक अच्छा प्रश्न था बलदेव सिंह जी का कि क्या फसल लें आगे और किस तरह से तैयारी करें जो उसके अंदर आ रही है। तो डॉक्टर साहब आपने एक जिक्र कराया कि फसल अवशेष में जो फसल अवशेष हैं उनके ऊपर यूरिया का छिड़काव कर दें या इस तरह कर दें, उसको खेत में ही गड़ाए। हाँ, कारगर तरीका है। अब आपको देखिए, जब गेहूं और धान के बीच में तो किसान के पास पर्याप्त समय होता है जी, और उसको फाने गड़ाने में, खेत तैयार करने में दिक्कत नहीं आती, खास करके जिनके खेत या जिन्होंने फसल आजकल उठा। हाँ, जिन्होंने 20-25 दिन का समय है, बिल्कुल ही अब बस 20-25 दिन का समय है,
तो वो ये अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं और गेहूं के लिए अपने खेत तैयार कर सकते हैं। और जो फाने हैं जो गल जाएंगे और जो उसका मटेरियल है जो मैंने नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश उसमें है वो खेत की जान खेत में ही रह जाएगी, खेत में ही रहे, मतलब उनको यूरिया का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा अगली फसल में, जो आप देख रहे हैं। तो इस तरह से एक अच्छा तरीका है। ऐसी अलग अलग विधियां हैं जो हम फसल अवशेष प्रबंधन में इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रेलर है, जैसे यूरिया का छिड़काव है, या मिट्टी पलट हड़ करके इसमें दो तीन बातें हैं ना जी। जैसे किसान अपने खेत के रग रग से वाकिफ, जैसे आदमी अपने शरीर से वाकिफ हो जाता है, वैसे किसान अपनी मिट्टियों से वाकिफ हो जाता है। जैसी मिट्टी जैसी मिट्टी है वैसा ही वो उसका प्रबंध कर सकता है। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी। एक फोन कॉल। हेलो। हाँ जी। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? रामपाल, श्यामगढ़, जिला करनाल। रामपाल, श्यामगढ़ से। हाँ जी। हाँ जी रामपाल जी, आपका स्वागत है। अपना प्रश्न करें। आवाज कुछ कम आ रही जी, आपकी आवाज खोलो मर्जी। नहीं, हमारी आवाज तो है, आपकी आवाज भी आ रही है। हाँ बोलिए, अपना प्रश्न करें। प्रश्न ये है जी, जो कंबाइन जो पीछे गेरती है ना वो जोड़ा था, हाँ जी, वो प्रॉब्लम बाकी फंड थे सारे सीड रूटर से जमीन में मिल जान बढ़िया, उनको पता भी नहीं लगता। अच्छा, जो मतलब जो जोड़ा था ना बीच का, वो प्रॉब्लम ज्यादा भारी पड़ा। अगर वो फूक जा तो फिर तो कोई समस्या नहीं खेत में। नहीं, अगर वो उसकी बेल्स बन के उठ जाए तब भी क्या समस्या, मेरे ख्याल नहीं होगी कोई। अब तो रामपाल जी बहुत बड़ी बड़ी अच्छी मशीनें आ गई हैं जिसमें के गट्ठड़ बनाए जा सके हैं, अगर और वो उठाए जा सके हैं। अब आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में कौन सी चल रही हैं ये हम नहीं यहाँ से कह सकते। वैसे तो उसके इलाज के लिए मतलब SMS लगाना भी जरूरी किया था, लेकिन फिर आप लोग किसान भाइयों ने वो पैसे भी तो मांगेंगे जी, पैसे कहाँ से? नहीं, इतने पैसे नहीं मांगते। 1000 रुपए मांगेंगे, 1000 हम दे रहे हैं। हरियाणा सरकार आपको 1000 रुपए दे रही है। चलो वो तो वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग मुद्दा है जी। लेकिन आपको अगर डाटे ठाए तो कुरुक्षेत्र का डाटा 12 करोड़ 70 लाख रुपए दिए है इसी मद में, और जिलों के भी डाटे मिल जाएंगे। जिनको मिले हैं ऐसे भी किसान होंगे भी हमें मिले हैं, वो तो बहुत कम लोग। हाँ, लेकिन आप करो पोर्टल पे प्रयास करो। हाँ, प्रयास करो, ऐसा नहीं है। अगर प्रदूषण ही कम करना है तो ये रोजान तो रुझान बन गया हरियाणा में, तो बस कोई भी काम हो जो खुशी का पटाखे बजाओ। हाँ, ये आपकी तो ये कृति है रामपाल जी, ये तो अब बढ़ती जा रही है। और उसका टाइम भी नहीं कुछ। पहले दिवाली होती थी रात के 10 बजे तक बज जाते थे, अब तो 2:30 बजे 3 बजे उसने फ्लाइट पकड़ी। जीना राम कर रखा है। नहीं रामपाल जी, ये पैसे खर्च करते हैं। बिल्कुल रामपाल जी, ये सामाजिक कुरीति है और बढ़ती जा रही है। आप जैसे प्रबुद्ध लोग और जो आपने इस माध्यम से सवाल उठाया है ना, जितने लोग हैं ना, कुछ तो उनके रेंगेगी, उनके कुछ फर्क पड़ेगा। और रामपाल जी उनको ध्यान रखना, उनको नहीं, मैं तो रामपाल जी इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ भी। आपने एक सामाजिक मुद्दा, एक सामाजिक मंच पे उठा दिया, बहुत अच्छी बात है। एक और जी मेरी लास्ट रिक्वेस्ट, ये जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना, जो ये रात में जाली काट कर फेंक दे बाहर, राख बरसा सारी रात, ये बड़ा भारी कलंक है देश के ऊपर। ये जो इंस्पेक्टर है आपके क्वालिटी वाले जो चेक करते हैं, हाँ, प्रदूषण बोर्ड, मैं प्रदूषण तो असली ये कर रहे लोग। हाँ, नहीं, उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बदल रही है वगैरह करार, हाँ, नहीं, तो चलेंगी। इसके लिए भी आप अपने साधनों से आवाज उठाएं, और हम भी इसके, आपने इतने बड़े मंच का उपयोग किया आकाशवाणी का, इस बात के लिए कहीं ना कहीं ये बात आपकी जरूर पहुंचेगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सामाजिक मुद्दों को इस मंच से उठाया और एक जागरूक किसान के रूप में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। और रही बात ये पटाखों की, ये एक सामाजिक कुरीति है। तो जन जागरूकता, आप जैसे जागरूक किसानों को आगे आना पड़ेगा। अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रखना चाहिए। जो ये पटाखे वगैरह जाके प्रदूषण कर रहे हैं, हो सकता है किसी का स्वास्थ्य ठीक ना हो, कोई बीमार हो, इस तरह के, या बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को दिल की बीमारी है, तो ऐसा ना करे तो बेहतर रहेगा। खुशी इजहार के और बहुत तरीके हैं जो किया जा सके उसमें। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन पे, तो ऐसे में देखा जाए तो और किन किन बातों का ध्यान जो है फसल अवशेष प्रबंधन के दौरान रखना चाहिए, और आग लगाने के क्या ज़्यादा नुकसान है जिससे बचे? हाँ, मैं यही उसी मुद्दे पे थे, बीच में जो फोन कॉल आ गई कि भी अगर हम 1 टन को खेत में दबा दें
तो हमें नाइट्रोजन की मात्रा बता दी, लेकिन अगर हम उसको जला दे तो हमें कितनी विषैली गैसें मिलेंगी, ये देखें। अब जिक्र करें कार्बन मोनोऑक्साइड, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, 14.5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, 3.5 किलो नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी, ये सब जहरीली गैसें और ये सारी जहरीली गैसें हैं जो नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके अलावा अगर साथ में आपने पौधे लगा रखे हैं, पॉपुलर लगा रखा है, कृषि वानिकी कर रखी है, उनको नुकसान पहुंचेगा। गन्ना है उसको नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जान का नुकसान भी हर साल रिपोर्ट सड़कों पे धुआं हो जाएगा, आवागमन के साधन बाधित होंगे, हो जाता है, और 1-2 जान का नुकसान भी अभी तक। और किसान के जो मित्र कीट है, ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई, वो नष्ट हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी कीड़े हैं, जो मित्र कीड़े हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों में एक धारणा है डॉक्टर साहब कि यदि हम फनों में आग लगाएंगे तो आग लगाने के बाद जो राख बचेगी वो खेत में ही मिल जाएगी, उससे पोटाश या इस तरह के वो अपने तर्क देते हैं। क्या ये सही नहीं, इसका तर्क तो ये भी है, क्या तंदूर की मिट्टी में किसी ने अनाज उगाया है? आप धरती को तंदूर बना रहे और उसके ऊपर इस तरह के आप मतलब लॉजिक दे रहे हैं। बात सही कह रहे हैं। चूल्हे कई बार पुराने चूल्हे टूट जाते थे और खेत में डाल क्या देते उसमें गेहूं पैदा होएगी? जी, तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई जिस तरह से खेत की ऊपरी परत जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, पोषक तत्व उसके भौतिक संरचना खराब हो जाती है। उसमें जो हम कोई भी चीज है उसमें केमिकल है, न्यूट्रिएंट है, जी, तो वो धातुएं हैं, तो वो अपना रूप बदल लेते हैं। तो उसका ध्यान रखते हुए आप जानो लो है वो जमीन से निकलता है, तांबा, ये तो ये धातुएं हैं, और थोड़ी बहुत मात्रा में आदमी के शरीर में भी है और मिट्टी में भी है। तो वो अपना फसलों के माध्यम से वो अपना रूप बदल जाएंगी आग लगाने से। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और आग लगाना इसका हल नहीं है, इसका हल है फसल एक अवशेष प्रबंधन, एक कुशल फसल अवशेष प्रबंधन यदि करें तो पर्यावरण सुरक्षा भी रहेगी, साफ पर्यावरण रहेगा। और किसान भाइयों के खेतों में जैसा आपने जिक्र कराया कि जो नाइट्रोजन है, पोटाश है, इस तरह के जो उर्वरक हैं वो खेत में अवशेष के रूप में मिलेंगे भी, जो उसके साथ लेंगे, और एक रोजगार का साधन जो है एक अच्छा होता जा रहा है वो अपनाएंगे। तभी हमने हरियाणा सरकार ने ये नारा 2021-22-23 में दिया था कि जलाओ नहीं कमाओ, उससे जलाओ नहीं कमाओ। बहुत अच्छा नारा है। मैं आशा करता हूँ कि किसान भाई इस अपील को ध्यान धरेंगे और चरितार्थ करेंगे। बिल्कुल सही, जलाएंगे नहीं कमाएंगे। बिल्कुल अच्छा कहा डॉक्टर साहब आपने कि जला करके नुकसान ना करेंगे और कमा करके फायदा उठाएंगे। इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर सतीश कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, और जिसमें आज का हमारा विषय था फसल अवशेष प्रबंधन व पर्यावरण सुरक्षा। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर सतीश कुमार, जो उप मंडल कृषि अधिकारी यमुनानगर, उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा आज का हमारा कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी और वीरेंद्र की राम राम।